अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट हमारा जो अर्थ है वो पांचवा सबसे बड़ा फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। तो और हमारा जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है, वो जुपिटर है, एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी, राइट। सो मैं आपको बता देता हूँ साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमारा अरेंजमेंट है प्लैनेट्स का। सो जो सबसे बड़ा प्लैनेट है लार्जेस्ट, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर। देन सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट जो है सैटर्न, सैटर्न। देन द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इज यूरेनस, ओके। थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इज यूरेनस, एंड द फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। एंड उसके बाद बारी आती है हमारे अर्थ की। जो पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है हमारा अर्थ। देन द सिक्स्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इज वीनस, राइट। देन द सेवेंथ लार्जेस्ट प्लैनेट इज मार्स, एंड द लास्ट एट्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी। मीन्स सबसे बड़ा प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया हमारा जुपिटर, एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी, एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इज हमारा अर्थ, ओके। नाउ जो हमारा अर्थ है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ स्फेयर विच इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। जो हमारा अर्थ है वो कैसा है, इसका साइज, इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, बट ये अपने पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैटेंड है, थोड़ा सा चिपका हुआ है। ये एकदम स्फेरिकल नहीं है, सर्कल ऐसे लाइक दिस नहीं है, बल्कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे थोड़ा सा, ऐसे नहीं बल्कि थोड़ा सा फ्लैटेंड है। अगर हम इसको इस तरह से बनाएं तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये थोड़ा सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे फ्लैटेंड है, ओके। फ्रॉम अ स्पेसक्राफ्ट द लैंड ऑन द अर्थ लुक्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन। सो स्टूडेंट्स, अगर हम अपने अर्थ को स्पेसक्राफ्ट से देखें तो जो हमारा अर्थ है वो कैसा दिखता है, इस पर जो लैंड है उसका कलर जो है होता है वो कैसा दिखता है, मिक्सचर, लाइक मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन। वो ग्रीन एंड ब्राउन का मिक्सचर दिखता है। एंड द ओशियंस विच कवर मोर एरिया दैन द लैंड लुक्स ब्लू। और चूंकि हमें पता है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का ऑलमोस्ट 70% जो हिस्सा है वो ओशियन से, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। सो अगर हम वाटर बॉडीज को देखते हैं स्पेसक्राफ्ट से तो वो कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। द अर्थ इज देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसी वजह से हम अर्थ को क्या कहते हैं, अ ब्लू प्लैनेट, बिकॉज इसका ऑलमोस्ट 70% हिस्सा जो है वाटर बॉडी से कवर्ड है, और इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हमें ब्लू दिखाई देता है स्पेस से, स्पेसक्राफ्ट से। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ओके। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, हमारे सोलर सिस्टम का जो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है, एक खास प्लैनेट है, बिकॉज अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, ओके। इट इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। हमारा अर्थ ही हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, और उन 8 प्लैनेट्स से हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? दिस इज बिकॉज द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, वो सारे हमारे अर्थ पे ही पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई लाइफ जो है सिर्फ अर्थ पे ही एग्जिस्ट करता है, बाकी अदर प्लैनेट्स में नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशंस हैं लाइफ के लिए, सपोर्टेबल कंडीशंस है, वो वहाँ पे नहीं है, सिर्फ अर्थ पे ही पाए जाते हैं। इसी वजह से अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करता है। सो नाउ लेट अस सी व्हाट दीज कंडीशंस आर। अब हम आगे देखेंगे, देखते हैं, चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं अर्थ पे, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट इज moderate temperature. So the amount of heat a planet receives from the sun depends on the distance from the sun. So students, जो अमाउंट ऑफ हीट कोई भी प्लैनेट रिसीव करता है वो उसका डिस्टेंस डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस पे, कि वो सन से किस डिस्टेंस पे है। अगर कोई प्लैनेट सन के काफ़ी नज़दीक है तो उस पर सनलाइट ज़्यादा जाएगी, वो सनलाइट हीट को ज़्यादा रिसीव करेगा।
जो प्लैनेट सन से ज़्यादा दूर होगा वो सनलाइट और हीट को कम रिसीव करेगा। ओके, नेपच्यून इज द फार्देस्ट प्लैनेट एंड देयरफॉर द कोल्डेस्ट। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो फार्देस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन वो कौन सा प्लैनेट है? नेपच्यून। सबसे लास्ट में आता है, सबसे नज़दीक सन के जो सबसे नज़दीक प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, और जो सबसे लास्ट में प्लैनेट है वो है नेपच्यून। सो चूँकि ये सबसे ज़्यादा दूर है बाकी सारे प्लैनेट से हमारे सोलर सिस्टम में, दैट इज वाई ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, सबसे ठंडा प्लैनेट है। ओके, द एवरेज टेम्परेचर ऑन नेपच्यून इज अबाउट -225 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसका जो एवरेज टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना है? -225 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, दैट इज वाई यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके, ऑन मर्क्यूरी एंड वीनस विच आर क्लोजेस्ट टू द सन द टेम्परेचर गो अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और चूँकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मर्क्यूरी जो है सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट है एंड सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज वीनस। सो ये मर्क्यूरी और वीनस जो हैं ये सबसे ज़्यादा लाइट और हीट को रिसीव करते हैं, डैट इज़ वाई दीज आर हॉटर प्लैनेट। एंड यहाँ का जो टेम्परेचर होता है मर्क्यूरी और वीनस का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज कितना होता है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे कहीं इससे ज़्यादा भी होता है। ओके, कभी कभी इससे ज़्यादा होता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा। सो ये टेम्परेचर इतना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, ये फेवरेबल टेम्परेचर नहीं है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, डैट इज़ वाई मर्क्यूरी और वीनस पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते। नाउ अगर बात करें हम अर्थ की, सो द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, सो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा अर्थ है वो तीसरे स्थान पे है। सन के सबसे नज़दीक मर्क्यूरी, उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद तीसरा जो प्लैनेट है सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो है हमारा अर्थ, एंड इट हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ का जो औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है, वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है। ओके, दिस टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी सुटेबल है, इसी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट कंडीशन, वाटर इन लिक्विड फॉर्म। यू नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। ऐसा सभी जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है, बिना पानी के वो जिंदा नहीं रह सकता। ओके, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लिक्विड वाटर इज फाउंड। सो पूरे हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है स्टूडेंट्स जहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ओके, इनफैक्ट तीनों फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है। ऑन सम अदर प्लैनेट्स वाटर इज फाउंड ओनली इन फ्रोजन फॉर्म। कुछ अदर प्लैनेट्स भी हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे वाटर पाया जाता है, बट देयर दैट इज फाउंड इन ओनली फ्रोजन फॉर्म। वहाँ पे फ्रिजिड फॉर्म में, फ्रोजन फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ओके, सो अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है स्टूडेंट्स जहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी किसी भी प्लैनेट पे, जिस प्लैनेट पे अगर वाटर अवेलेबल है भी तो वो सॉलिड फॉर्म में है वहाँ पे। सो वाटर किसी भी प्लांट्स को या एनिमल्स को लिक्विड फॉर्म में वाटर चाहिए होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फेवरेबल एटमॉस्फेयर। सो एज वी ऑल नो दैट द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ गैसेस। हमारा जो अर्थ है स्टूडेंट्स वो लेयर ऑफ गैसेस से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर ऑफ एयर है, लेयर ऑफ मेनी गैसेस। ओके, लेयर ऑफ गैसेस है। दिस लेयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड इट्स एटमॉस्फेयर। और इसी गैसेस के लेयर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? अर्थ का एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, नाउ एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जितने भी सारे एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते, या फिर कोई भी एनिमल जिंदा नहीं रह सकता। दिस गैस इज फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट्स, उसी एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन पाया जाता है। ओके, जो कि लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। नाउ प्लांट्स जो है स्टूडेंट्स उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए या फिर ब्रीद इन करने के लिए। ना ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता है। दिस गैस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ अ गैस कॉल्ड ओजोन। इसके अलावा
इन गैसेस के अलावा लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा एक और गैस होती है स्टूडेंट हमारे एटमॉस्फेयर में जिसको हम ओजोन कहते हैं। ओके, ओजोन। दिस प्रोटेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम सर्टेन हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये जो ओजोन गैस है स्टूडेंट्स, ये हमारे एटमॉस्फेयर के एक लेयर में पाई जाती है। अबाउ हम अगर अर्थ से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर जाएं तो 10 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में ये लेयर पाया जाता है, जो कि एनिमल्स को और प्लांट्स को कुछ खास प्रकार के हार्मफुल रेज से बचाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। ओके, जो कि बहुत ही बड़े कारण होते हैं हमारे, बहुत कई तरह की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, अगर हमारे तक पहुंचती हैं तो हमें इनसे स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। ओके, कई तरह की बीमारियां होती हैं। सो ये हमें हार्मफुल रेज से बचाता है जो हमारे लिए बीमारी का कारण बनती है। ओके, सो ये जितने भी सारे कंडीशंस हैं लाइक मॉडरेट टेम्परेचर, वाटर इन लिक्विड फॉर्म, फेवरेबल एटमॉस्फेयर, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? ये सारे अर्थ पे पाए जाते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, मॉडरेट टेम्परेचर, वाटर इन लिक्विड फॉर्म, फेवरेबल एटमॉस्फेयर, ये सब अर्थ पे पाए जाते हैं और यही लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। दैट इज वाई अर्थ ही एकमात्र प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, लाइफ पॉसिबल हो पाता है। बाकी अदर प्लैनेट्स पे ये सारे कंडीशंस नहीं पाए जाते हैं। ओके, इस वजह से वहाँ पे लाइफ भी नहीं पाया जाता। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सैटेलाइट्स और मून्स ऑफ प्लैनेट्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। सो स्टूडेंट, सैटेलाइट्स जिसको हम मून भी कहते हैं, ओके, उपग्रह को मून भी कहा जाता है, जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, ये छोटे सेलेस्टियल कंपेरेटिवली, अर्थ के कंपेरेटिवली छोटे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जो हमारे प्लैनेट्स के कंपेरेटिवली छोटे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा अर्थ या फिर हमारे सारे प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं, लाइकवाइज जितने भी सारे सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट को रिवॉल्व करते हैं। एज अ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, द सैटेलाइट्स मूव विद देम। तो जैसा कि पता है कि हमारे सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं, सन को रिवॉल्व करते हैं, और ये सैटेलाइट्स हमारे प्लैनेट्स को रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा प्लैनेट, हमारे जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, सन को रिवॉल्व करता है, ठीक उसी प्रकार से ये प्लैनेट्स के साथ साथ सन का भी चक्कर लगाते हैं, सन को भी रिवॉल्व करते हैं। ओके, लाइक प्लैनेट, सैटेलाइट शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन। जैसे प्लैनेट्स हमारे अर्थ, जैसे अर्थ हो गया या फिर कोई भी प्लैनेट हो, मर्क्यूरी हो, वीनस हो, मार्स हो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, कोई भी प्लैनेट हो, वो सन के लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। हमारे प्लैनेट्स का अपना कोई लाइट नहीं होता है, वो क्या करते हैं, सन के लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। सिमिलरली हमारे जितने भी सारे सैटेलाइट्स हैं उनका भी अपना लाइट नहीं होता है, वो भी क्या करते हैं, वो सन के लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। जब सनलाइट इन पे पड़ती है, इन सारे सैटेलाइट्स पे पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारा अर्थ का एक सैटेलाइट है, मून है ना, वो रात को जब फुल मून डे होता है तो वो क्या करता है, रात को एट नाइट वो शाइन करता है। एक्चुअल में वो क्या करता है, उस पर सनलाइट पड़ रही होती है, वो सनलाइट को ही क्या करता है, अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो शाइनी दिखता है। ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस हैव सैटेलाइट्स। सो स्टूडेंट्स, जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, अगर दो प्लैनेट को हम छोड़ दें, मर्क्यूरी को और वीनस को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं उन सारे प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट्स हैं। इन दो प्लैनेट्स के एक भी सैटेलाइट नहीं है, मर्क्यूरी और वीनस के एक भी सैटेलाइट नहीं है। हमारा अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं मून। ओके, सो मर्क्यूरी और वीनस के एक भी सैटेलाइट नहीं है, बाकी सारे प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट्स हैं। द मून इज द अर्थ सैटेलाइट, हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है मून। जुपिटर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट 62। सो हियर व्हाट इज रिटेन कि जुपिटर जो है उसका सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है 62। यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, एज यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप इसको याद कर लेना। मर्क्यूरी, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, प्लैनेट, इधर प्लैनेट्स का नाम दिया हुआ है, इधर उनका डायमीटर, एंड यहाँ पे रिवोल्यूशन, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे रोटेशन टाइम दिया हुआ है,
एंड हियर इज गिवन देयर मून्स मीन सैटेलाइट, नंबर ऑफ सैटेलाइट। जैसे हमारे मर्क्यूरी और वेनस के 0 सैटेलाइट्स हैं, अर्थ का 1 सैटेलाइट, मार्स का 2 सैटेलाइट, जुपिटर का 62 सैटेलाइट, सैटर्न का 60 सैटेलाइट, यूरेनस का 27 सैटेलाइट एंड नेपच्यून का 13 सैटेलाइट्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो रिंग्स। सो हमारे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स के कोई भी रिंग्स नहीं होते हैं। पीछे हमने पढ़ा था इसके बारे में, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के रिंग्स होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं डैट ये जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये चेंज होते रहते हैं। ओके, अगर इन फ्यूचर कोई नए सैटेलाइट्स की खोज हुई तो इनकी संख्या क्या हो सकती है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बदल सकते हैं। जैसे अभी अकॉर्डिंग टू द यूएस रिसर्चर्स जो जुपिटर का नंबर ऑफ सैटेलाइट है वो 79 हो गया है स्टूडेंट। ओके, एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू यूएस रिसर्चर्स ये जो जुपिटर का नंबर ऑफ सैटेलाइट है, हमने पढ़ा अभी कि जुपिटर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, बट एट प्रेजेंट सैटर्न हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। ओके, सैटर्न ने जुपिटर को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ा है और इसके सैटेलाइट्स की संख्या हो गई है 82। ओके, एट प्रेजेंट सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं और जुपिटर के 79 सैटेलाइट्स हैं। चूँकि ये बुक हमारा ओल्डर है, पुराना है। ओके, सो इसमें अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस रिसर्च के तहत यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स दिए गए हैं वो हैं, पहले हमने पढ़ा था कि जुपिटर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट 62, बट एट प्रेजेंट जुपिटर के 79 सैटेलाइट्स हैं एंड द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो सैटर्न के हैं और वो है 82। द सैटेलाइट्स आर स्मॉलर देन द प्लैनेट्स अराउंड विच दे रिवॉल्व। सो स्टूडेंट्स, जो सैटेलाइट्स जिस प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं उससे वो छोटे होते हैं। जैसे हमारा मून जो है हमारे अर्थ से काफ़ी छोटा है, मून हमारे अर्थ का सैटेलाइट है और हमारे अर्थ के अराउंड वो चक्कर लगाता है। सो वो हमारे अर्थ से छोटा है। सिमिलरली जितने भी सारे सैटेलाइट्स हैं जो जिस प्लैनेट को रिवॉल्व करते हैं उससे वो छोटे होते हैं। ओके, नाउ जुपिटर सैटेलाइट गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। सो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी सारे सैटेलाइट्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो गैनीमेड है जो जुपिटर को रिवॉल्व करता है, राइट। और ये इतना बड़ा है, इट इज इवन लार्जर देन मर्क्यूरी, हमारे मर्क्यूरी प्लैनेट से भी बड़ा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द मून। द मून इज द लार्जेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट थिंग इन द नाइट स्काई। जब रात समय हम आसमान में देखते हैं तो जो सबसे बड़ा थिंग या ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, ब्राइटेस्ट दिखाई देता है, वो होता है मून। ओके, द मून लुक्स सो लार्जर बिकॉज इट इज क्लोजर टू अस देन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सो हमें मून इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक है। अर्थ के नज़दीक होने की वजह से इसका साइज बड़ा दिखाई देता है। नाउ द मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट। मून का अपना कोई सैटेलाइट अपना लाइट नहीं होता है, हमारे किसी भी प्लैनेट के भी अपने लाइट नहीं होते हैं। तो ये मून शाइन कैसे करता है, एक्चुअल में ये क्या करता है, सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये हमें शाइनी दिखाई देता है। ओके, मून का अपना लाइट नहीं होता है, जो रात के समय नाइट स्काई में जो जब फुल मून होता है तो उससे जो लाइट आती है स्टूडेंट, वो एक्चुअल में मून की लाइट नहीं होती है बल्कि सन की रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। ओके, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वंस इन 27 days एंड 8 hours। सो मून जो है हमारे अर्थ का, वो हमारे अर्थ का एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, इसको कितना टाइम लगता है, यह 27 days एंड 8 hours लेता है एक चक्कर लगाने में अर्थ का। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड इट ऑल्सो रोटेट्स और स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस वंस। सो ये जो समय है, रिवोल्यूशन का जो टाइम है, रिवोल्यूशन टाइम है हमारे मून का अर्थ के अराउंड, तो जब ये हमारे अर्थ का चक्कर लगा रहा होता है, साथ साथ ये अपने एक्सिस पे भी मूव कर रहा होता है। और स्टूडेंट्स, यह जितना टाइम अपने हमारे अर्थ के अराउंड अर्थ का एक चक्कर लगाने में पूरा करता है, अर्थ का एक चक्कर लगाने में लेता है, उतना ही समय यह अपने एक्सिस पे भी मूव करने में लेता है। दैट इज़ वाई इसका एक ही पार्ट हमें विजिबल होता है। ओके, क्या कहा जा रहा है, इट ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड इट ऑल्सो रोटेट्स और स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस। मीन्स जितना समय वो हमारे अर्थ का चक्कर लगाने में लेता है, वो अपने एक्सिस पे भी मूव करने में उतना ही टाइम लेता है। दिस मीन्स दैट इट्स पीरियड्स ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर द सेम। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि हमारे मून का जो रोटेशन और रिवोल्यूशन का जो टाइम है, पीरियड है, वो सेम है। मतलब रिवोल्यूशन भी वो 27 days एंड 8 hours में कंप्लीट करता है एंड रोटेशन भी 27 days एंड 8 hours में कंप्लीट करता है। बिकॉज ऑफ दिस
वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। इस यही वो कारण है, रोटेशन और रिवोल्यूशन का जो टाइम है इक्वल है, इसी वजह से हमें मून का एक ही फेस दिखाई देता है। ओके, फिगर 1.1 विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ओके, तो यहाँ पे फिगर 1.7 यहाँ पे देख सकते हो आप स्टूडेंट। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ हो गया और यहाँ पे मून हो गया। ओके, सो मान लेते हैं हम कि लेट एक्स बी अ पॉइंट ऑन द मून फेसिंग द अर्थ। मान लेते हैं ये जो एक्स पॉइंट है हमारे मून का, जो एक्स पॉइंट है इसको मान लेते हैं कि हमारे अर्थ की तरफ फेस किए हुए है। ओके, सो अर्थ से हम इसी एक्स पॉइंट को ही देख पाएंगे क्योंकि यह इस तरफ विजिबल, हमें इसका ओपोजिट साइड, ये साइड ए इस तरफ वाला साइड हमें विजिबल नहीं होगा। ओके, यही वाला साइड विजिबल होगा अर्थ से। अगर हम यहाँ खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं, तो हमें एक्स पॉइंट ही विजिबल होगा, हम एक्स पॉइंट को ही देख सकते हैं, इस पार्ट को देख सकते हैं, इस पार्ट को, अपोजिट पार्ट को नहीं देख सकते। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम ए द मून कंप्लीट्स अ क्वार्टर ऑफ इट्स रिवोल्यूशन एंड रीचेज बी। अब सपोज मान लेते हैं कि हमारा जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगाने के लिए यहाँ से चलता है और बी पॉइंट पे पहुँचता है। तो जब वो बी पॉइंट पे पहुँचता है तो वो अपने रिवोल्यूशन का 1/4 पार्ट हिस्सा कंप्लीट करता है ना, 1/4 अर्थ का रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। सिंस इट इज रोटेटिंग एट द सेम रेट एट विच इट इज रिवॉल्विंग, इट हैज़ ऑल्सो कंप्लीटेड अ क्वार्टर रोटेशन। तो जैसा कि हमने देखा स्टूडेंट, जब ये हमारा मून पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचता है तो ये 1/4 रिवोल्यूशन पूरा करता है। सिमिलरली चूंकि हमें पता है कि इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन टाइम इक्वल है, सो जब ये 1/4 रिवोल्यूशन पूरा करता है उतने ही समय में ये क्या करता है, अपने एक्सिस पे एक्सिस का 1/4 रोटेशन भी कंप्लीट करता है। ओके, मतलब रोटेशन और रिवोल्यूशन जो होते हैं स्टूडेंट मून के, वो पैरेलल चलते हैं। ओके, नाउ it is clear from the diagram that the point x on the moon still faces the earth. now जब ये हमारा इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि अगर ये हमारा मून जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचता है तो चूंकि इसने अपना 1/4 रिवोल्यूशन भी पूरा किया और 1/4 रोटेशन भी पूरा किया, तो इसका यही पॉइंट एक्स पॉइंट, यहाँ पे भी एक्स पॉइंट, पॉइंट बी पे भी इसका एक्स पॉइंट ही हमारे अर्थ की तरफ होगा, है ना। सो हम इसके उसी पॉइंट को यहाँ पे भी देख पाएंगे। अगर हमारा मून ए से बी पे आ जाता है तो भी हमारे मून का ये एक्स पॉइंट अर्थ की तरफ से हम विजिबल होगा। ओके, एज यू कैन सी दिस इज ट्रू एट ऑल द पॉइंट्स इन द मून्स ऑर्बिट। तो आप देख सकते हो इस फिगर में कि ये जो पॉइंट है हर जगह पे अर्थ की तरफ फेसिस किया हुआ है। मीन्स अगर हमारा मून सी पॉइंट पे आता है, अगर बी से सी पॉइंट पे आता है, सो वो ये अपने रिवोल्यूशन का 1/2 हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो जैसे ही इसने अपना हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो इसने अपना हाफ रोटेशन भी कंप्लीट किया, 1/2 रोटेशन भी कंप्लीट करेगा। सो यहाँ पे भी इसका एक्स पॉइंट ही अर्थ की तरफ फेस होगा। ओके, अर्थ की तरफ होगा ना। अगर ये अपना कंप्लीट एक रिवोल्यूशन भी पूरा कर लेता है स्टूडेंट, सो यहाँ आते ही अगर मान लीजिए सी पॉइंट से ये डी पॉइंट पे आता है, ओके, सो इसने कितना कंप्लीट कर लिया अपना रिवोल्यूशन, 1/3। तो जैसे ही मून अपना 1/3 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसके साथ साथ ये अपना 1/3 रोटेशन भी कंप्लीट करता है। तो इस वजह से इसका जो एक्स पॉइंट है यहाँ पे भी स्टिल, यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स पॉइंट अर्थ की तरफ फेसेस होगा ना। ये अगर अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है डी पॉइंट से, फिर ए पॉइंट पे आ जाता है, तो इतने ही समय में अपना रोटेशन भी कंप्लीट करता है। इसकी वजह से यहाँ पे भी जैसे ही हमारा मून यहाँ से यहाँ आता है, फिर उसका ये एक्स पॉइंट यहाँ पे विजिबल होता है, अर्थ की तरफ होता है। सो हमें हमेशा इसका एक ही पार्ट, ये वाला पार्ट दिखाई देगा, एक्स पॉइंट ही दिखाई देगा, राइट। तो इस डायग्राम से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। द सन ऑलवेज लाइट्स अप वन साइड ऑफ द मून, बट एज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ वी ओनली सी parts of this side. These are called phases of the moon. The moon appears as full disk when we see the whole of the lit up side. Okay, so students, हमारा जो सन है मून के सिर्फ एक ही साइड को लाइट अप करता है, ओके, प्रकाशित करता है। बट एज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, बट जैसे हमारा मून जो है अर्थ के अराउंड मूव करता है,
सो हमें कौन सा पार्ट दिखाई देता है? वी ओनली सी पार्ट्स ऑफ दिस साइड। सो जो लाइटेड होता है, लाइटेड पार्ट होता है स्टूडेंट, मून का लाइट अप पार्ट होता है ना, जिस पे लाइट पड़ रही होती है, सन की लाइट पड़ रही होती है, वही वही पार्ट हमें अर्थ से विजिबल होता है। सो जो जितना पार्ट हमने देखा है कि हमारा जो मून है वो उसका साइज जो है, उसका शेप जो है वो चेंज होते रहता है विद द टाइम, है ना। हमारा मून हमेशा एक शेप का दिखाई नहीं देता है, कभी कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाता है, कभी उसका बहुत ही क्रेसेंट मून दिखता है, बहुत ही छोटा मून दिखता है ना, कुछ ही हिस्सा दिखता है, कभी हाफ दिखता है, कभी हाफ से ज़्यादा दिखता है, कभी कंप्लीट दिखता है ना। तो ये जो डिफरेंट फेजेस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून। ओके, दीज आर फेजेस ऑफ द मून। द मून अपीयर्स एज फुल डिस्क व्हेन वी सी द होल ऑफ द लिट अप साइड। तो हमें मून, फुल मून कब दिखाई देता है स्टूडेंट? जब हम मून, सन पे मून की सो स्टूडेंट्स, हम मून के, जब हमें द मून अपीयर्स एज फुल डिस्क, हमें फुल डिस्क की तरफ, ये कंप्लीट मून कब दिखाई देता है? जब हम मून के उस पार्ट को देखते हैं जिसपे, सो स्टूडेंट्स हमें मून जो है फुल डिस्क की तरह अपीयर कब होता है? जब हमें वो, सो स्टूडेंट्स मून जो है हमें फुल डिस्क की तरह अपीयर कब होता है? जब हम उसके होल लिट अप पार्ट को, होल लिट अप साइड को देखते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड फुल मून, इसे हम फुल मून कहते हैं। एज यू कैन सी हियर, ये क्या है? ये फुल मून है। ओके, और पूर्णिमा, दिस इज कॉल्ड अ फुल मून और पूर्णिमा, इसको हम फुल मून या फिर पूर्णिमा भी कहते हैं। व्हेन द पार्ट फेसिंग अस डज नॉट रिसीव सनलाइट वी कैन नॉट सी द मून। सो मून का वो पार्ट जिस पे लाइट नहीं पड़ रही हो, है ना, जो हमारी तरफ फेस, हमारे अर्थ की तरफ फेस किया हुआ हो, सो अगर उस पर लाइट नहीं पड़ रही हो तो हम उसको नहीं देख सकते। ओके, वो विजिबल नहीं होता है। दिस इज नोन एज द न्यू मून और अमावस्या। सो जब हमें मून का जो फेस है जो अर्थ की तरफ है, अगर इस मून के इस पार्ट पे अगर सनलाइट नहीं पड़ रही हो तो ये हमें विजिबल नहीं होता। तो एक तरह से क्या होता है स्टूडेंट, कम्प्लीटली मून गायब हो जाता है, विजिबल नहीं होता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है ना। सो हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको हम बोलते हैं न्यू मून। ओके, आफ्टर दिस द मून अपीयर्स एज अ क्रेसेंट। उसके बाद जो मून होता है स्टूडेंट, वो कैसा दिखता है? क्रेसेंट दिखता है, थोड़ा सा ऐसा कर्व्ड, आपने देखा होगा, ऐसा कर्व्ड दिखता है, ऐसा क्रेसेंट दिखता है। ओके, इतना पतला मून दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको क्रेसेंट मून बोलते हैं। ओके, द क्रेसेंट ग्रोज लार्जर एज डेज पास। तो जैसे जैसे दिन, समय बीतता है स्टूडेंट, जैसे जैसे डेज पास होते हैं, वैसे वैसे क्रेसेंट जो होता है वो थोड़ा बड़ा होते जाता है, लार्जर होते जाता है, टिल द फुल मून अपीयर्स, तब तक जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता, फुल मून नहीं हो जाता। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, इस डायग्राम में, फिगर में देख सकते हो, ये होता है न्यू मून, जब हमें मून कम्प्लीटली इनविजिबल होता है। उसके बाद हमें ऐसा क्रेसेंट मून दिखाई देता है। ये क्रेसेंट जैसे जैसे समय बीतता है वो बड़ा होते जाता है, उसके बाद थोड़ा हमें बड़ा दिखता है, उसके बाद वो हाफ दिखता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, और तब तक बड़ा होता है जब तक कि वो फुल मून ना हो जाए। ओके, जैसे ही मून फुल होता है, फुल मून हो जाता है, उसके बाद फिर वो दूसरे साइड से घटना शुरू होता है, एंड देन फिर वो इनविजिबल हो जाता है। ओके, आफ्टर द न्यू मून इट टेक्स अबाउट 15 days फॉर द फुल मून टू अपीयर। ओके स्टूडेंट्स, तो जब न्यू मून होता है स्टूडेंट, मतलब कि मून कम्प्लीटली इनविजिबल होता है, तो मून को कम्प्लीटली विजिबल होने में ऑलमोस्ट 15 डेज का टाइम लगता है, 15 दिनों का टाइम लगता है। ओके, मेनी ट्रेडिशनल कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द मून। बहुत सारे जो पारंपरिक ट्रेडिशनल कैलेंडर्स हैं वो मून के मूवमेंट पे आधारित हैं। ओके, बेस पे आधारित हैं, मूवमेंट पे बेसिस है। ओके, देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। हमें पता है स्टूडेंट कि हमारे अर्थ पे एक लाइफ है, बाकी हमारे सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट्स हों या फिर सैटेलाइट्स हों, उन पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमारे मून पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट डज़ नॉट हैव वाटर और द एटमॉस्फेयर। जहाँ तक अभी तक हमें पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी वाटर या फिर एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है। ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर ऑन द मून इज़ अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिन के समय जो मून का टेम्परेचर होता है स्टूडेंट, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट फॉल्स टू
-150 डिग्री एट नाइट। और जैसे रात होती है सनलाइट इस पर नहीं पड़ती है, रात के समय क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। द मून हैज़ मेनी माउंटेन्स एंड प्लेन्स। मून पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, जैसे हमारे अर्थ पे बहुत सारे माउंटेन्स लाइक माउंट एवरेस्ट। ओके, सिमिलरली वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं एंड प्लेन्स भी हैं, बड़े बड़े मैदान भी हैं। इट ऑल्सो हैज़ सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड क्रेटर्स ऑन इट्स सरफेस। और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ के सरफेस पे बड़े बड़े गड्ढे भी हैं जिनको हम क्रेटर बोलते हैं। ओके, द मून सरफेस इज कवर्ड विद द मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड डस्ट। सो मून का सरफेस है स्टूडेंट वो किससे कवर्ड है, मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड डस्ट, रॉक्स और डस्ट पार्टिकल से भरा हुआ है। ओके, मैन हैज ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द मून। सो स्टूडेंट मून हमें देखने में कितना अच्छा लगता है। हर मैन जो है, मनुष्य जो है स्टूडेंट, हमेशा से मून पे फिदा रहा है। ओके, फैसिनेटेड रहा है। ड्यूरिंग द 1960s मैनी स्पेसक्राफ्ट वर सेंट टू द मून। 1960s में स्टूडेंट्स बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट मून पे भेजे गए। ऑन 21 जुलाई 1969 मैन्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू द मून केम ट्रू। सो स्टूडेंट 21 जुलाई 1969 को जो इंसान का, ह्यूमन बींग का जो सपना था, एक ड्रीम था मून पे पहुंचने का, चांद पे पहुंचने का, वो पूरा हुआ। ऑन दैट डे नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। सो इसी दिन को 21 जुलाई 1969 को ही जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जो मून पे उतरे। ओके, उन्होंने मून पे लैंड किया। एक्चुअली में इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बज एल्ड्रिन। ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एक और व्यक्ति उतरे थे जिनका नाम था बज एडविन एल्ड्रिन, वो भी उतरे थे इस पे। सो स्टूडेंट्स जो सेकंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एक और एस्ट्रोनॉट उतरे थे जिनका नाम था बज एडविन एल्ड्रिन। ओके, इनके साथ वो सेकंड पर्सन थे। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे कदम रखी थी और उसके बाद सेकंड पर्सन जो उतरे थे, सेकंड एस्ट्रोनॉट जो उतरे थे, वो थे बज एडविन एल्ड्रिन। Now we'll see the next point, artificial satellites. An object designed to revolve around the earth or any other heavenly body is called an artificial satellite. So वो ऑब्जेक्ट जो इसको डिजाइन किया गया है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए या फिर किसी भी हेवनली बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में कैसे भेजा जाता है? दीज सैटेलाइट्स आर कैरिड इनटू स्पेस बाय रॉकेट्स। इन सैटेलाइट्स को रॉकेट की हेल्प से स्पेस में भेजा जाता है। दे हैव मेनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूजेस है, बहुत सारे काम हैं। सम रिले टीवी एंड टेलीफोन सिग्नल्स। कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टीवी सिग्नल्स और टेलीफोन सिग्नल्स को प्रसारित करते हैं। अदर्स टेक पिक्चर ऑफ क्लाउड्स, वास्ट एरिया ऑफ लैंड एट्सेट्रा। कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, वो क्लाउड्स के पिक्चर लेते हैं या फिर जो वास्ट एरिया ऑफ लैंड है उसका पिक्चर लेते हैं। ना ये जो पिक्चर्स हैं, क्लाउड्स के जो पिक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे कैसे हेल्प करते हैं? These pictures have many uses. For example, picture of clouds formation help in weather forecasting. जो पिक्चर सैटेलाइट्स जो क्लाउड का पिक्चर लेते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन का जो पिक्चर लेते हैं, वो हमें वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। हम पहले ही पता कर लेते हैं कि आने वाले समय में हमारा जो वेदर होगा, वेदर कंडीशन होगा, वो कैसा होगा। ओके, दे आर ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग। इनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अदर सेलेस्टियल बॉडीज। हमारे यूनिवर्स में स्टूडेंट्स प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सन के अलावा और भी बहुत सारे कई प्रकार के सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे द फर्स्ट पॉइंट इज ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, सो ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं? लेट्स सी। अ ड्वार्फ प्लैनेट इज अ स्फेरिकल सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स द सन। जो ड्वार्फ प्लैनेट होता है स्टूडेंट, ये हमारे प्लैनेट्स की तरह ही स्फेरिकल सेलेस्टियल बॉडी होता है जो सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, सन के अराउंड चक्कर लगाता है। ओके, इट इज़ मच स्मॉलर देन अ प्लैनेट। ये प्लैनेट के कंपेरेटिवली बहुत ही छोटा होता है। अनलाइक अ प्लैनेट, अ ड्वार्फ प्लैनेट हैज़ अदर सन ऑर्बिटिंग बॉडीज। सो स्टूडेंट जैसे हमारे प्लैनेट्स के मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं जो हमारे प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन ड्वार्फ प्लैनेट के भी कुछ सन ऑर्बिटिंग बॉडीज हैं अदर देन मून्स नियर इट इन
ड्वार्फ प्लैनेट के नज़दीक में, जैसे हमारे प्लैनेट्स के नज़दीक में क्या होते हैं, मून्स होते हैं जो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। सिमिलरली इन ड्वार्फ प्लैनेट के आसपास भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उनका चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस बॉडीज कुड बी वेरी लार्ज रॉक्स। ये जो बॉडीज़ हैं फॉर एग्जांपल ये क्या हो सकते हैं, ये बहुत ही बड़े बड़े रॉक्स हो सकते हैं। दिस इज़ हाउ ड्वार्फ प्लैनेट्स डिफर फ्रॉम प्लैनेट्स। इसी वजह से ये जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं वो हमारे प्लैनेट से डिफर करते हैं, डिफरेंट होते हैं। प्लूटो विच वाज कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट फ्रॉम 1930 टू 2006। सो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो प्लूटो था पहले इसकी गिनती प्लैनेट में होती थी, है ना। 2006 से पहले तक प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था, बट 2006 के बाद इसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। नाउ इज़ नाउ कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। अब हम इसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ओके, सेरस एंड आइरिस आर टू अदर ड्वार्फ प्लैनेट। तो सेरस एंड आइरिस जो हैं स्टूडेंट्स ये अलग दो और कई और here you can see in the figure students, figure number 1.10, एस्टेरॉइड्स कैन हैव मून्स टू। जो एस्टेरॉइड होते हैं स्टूडेंट्स उनके भी मून्स हो सकते हैं, जैसे हमारे प्लैनेट के मून्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं। ओके, तो एस्टेरॉइड्स के भी मून्स हो सकते हैं। सोन हियर आर द एस्टेरॉइड्स ईडा एंड इट्स मून। ये जो एस्टेरॉइड है इसका यहाँ पे एक राइट हैंड में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा इसका भी मून है जो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेरॉइड्स। Thousands of small celestial bodies revolving around the sun between the orbits of Mars and Jupiter. These are called asteroids or minor planets. So students हमारे जो दो planets हैं मार्स एंड जुपिटर, इनके स्पेस के बीच में, इनके बीच में बहुत सारे हजारों की संख्या में सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगा रही हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। Many astronomers believe that asteroids are fragments of a planet which exploded a long time ago. बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स क्या मानते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं वो क्या हैं, बहुत समय पहले किसी प्लैनेट का एक्सप्लोजन हुआ होगा, है ना, और उसी के ये फ्रेगमेंट है, वो उसी के ये टुकड़े हैं। ओके, यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, शायद फिगर क्या हो, यहाँ पे इस फिगर में हम देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो मार्स है स्टूडेंट, यहाँ पे मार्स है और यहाँ पे जुपिटर, इनके बीच में ये जो छोटे छोटे डॉट्स आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये दीज आर एस्टेरॉइड्स। यही वो क्या है, एस्टेरॉइड है जो इन दोनों के बीच में है, और ये सब सन का चक्कर लगा रहे हैं। ओके, सन का चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ही हमारे सारे प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहे हैं, सन को रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ये सारे एस्टेरॉइड सन का चक्कर लगा रहे हैं। तो कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये किसी प्लैनेट के ही टुकड़े हैं जो बहुत लंबे समय पहले जिसका एक्सप्लोजन हुआ होगा। ओके, ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है। मेटेरॉइड्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक एंड डस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। सो स्टूडेंट्स हमारे जो सोलर सिस्टम में स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक हैं एंड डस्ट हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम मेटेरॉइड्स कहते हैं, राइट। When meteoroids enter the Earth's atmosphere, they start burning. जब यही मेटेरॉइड्स स्टूडेंट्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो जलना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, ऐसा एयर से फ्रिक्शन की वजह से होता है। जब वो एयर से फ्रिक्शन करते हैं तो क्या होता है, वो जलने लगते हैं। These burning pieces cause a flash of light as they fall. जब ये मेटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो जलने लगते हैं, और कैसे दिखाई देते हैं, फ्लैश ऑफ लाइट की तरह दिखते हैं, ज्योतिपुंज की तरह दिखाई देते हैं, है ना। गिरते समय जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आते हैं तो वो फ्लैश ऑफ लाइट ज्योतिपुंज की तरह दिखते हैं। एंड वी कॉल देम शूटिंग स्टार और मेटेओर्स। तब उन्हें हम क्या कहते हैं, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और अर्थ की तरफ जब फॉल कर रहे होते हैं तो ये फ्लैश ऑफ लाइट की तरह दिखाई देते हैं, तब हम उन्हें शूटिंग स्टार या फिर मेटेओर्स कहते हैं। ओके, मोस्ट मेटेओर्स बर्न अप कम्प्लीटली वाइल फॉलिंग। सो स्टूडेंट ज़्यादातर जो मेटेओर्स होते हैं वो फॉलिंग के समय में, जब हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं तो एटमॉस्फेयर में ही कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं। ओके, गिरते ही वो क्या होते हैं, मीन्स वो अर्थ के ऊपर ही एटमॉस्फेयर में ही क्या होते हैं, कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं। ओके, हालांकि उनमें से कुछ ऐसे मेटेओर्स होते हैं जो अर्थ तक पहुंच पाते हैं, अपने फॉल को सर्वाइव कर पाते हैं,
अर्थ तक पहुंच पाते हैं और अर्थ को हिट भी करते हैं। ओके, अ मैटर दैट सर्वाइव इट्स फॉल एंड हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड अ मेटेरॉइड। सो ऐसा मैटर जो अपने फॉल को सर्वाइव कर पाता है, ओके, और ग्राउंड को हिट करता है, अर्थ तक पहुंच जाता है, ग्राउंड को हिट करता है, ऐसे मेटेर को हम मेटेरॉइड कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो बहुत ही कम ही मेटेर ग्राउंड को हिट कर पाते हैं। ज़्यादातर जो मेटेर होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। अ लार्ज मेटेरॉइड क्रिएट्स अ क्रेटर वेयर इट फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, जो बड़ा मेटेरॉइड होता है जब वो हमारे ग्राउंड को हिट करता है, सो उसकी वजह से वहाँ पे क्या बनता है, एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बनता है ना, पिट्स बनते हैं, जिसको हम क्रेटर कहते हैं। ओके, सो बड़ा, जितना ही बड़ा मेटेरॉइड होगा वो क्या करेगा, उतना ही बड़ा क्रेटर क्रिएट करेगा। ओके, अबाउट 50,000 years ago a meteoroid created a huge crater called a meteor crater in Arizona, USA. So students, लगभग 50,000 साल पहले यूएसए का एक एरिजोना स्टेट है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मेटेरॉइड गिरा था, है ना, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा क्या बन गया था, क्रेटर बन गया था, जिसे हम मेटेओर क्रेटर के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमेट्स। नाउ कॉमेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स सी। कॉमेट्स आर अमॉन्ग द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स इन द सोलर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, ये भी एक हेवनली बॉडी है जो हमारे सोलर सिस्टम में पाया जाता है। जो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत ही सारे ब्यूटीफुल साइट्स हैं, उनमें से एक है कॉमेट्स। ओके, ये भी बहुत ही सुंदर, इसको देखना बहुत ही सुंदर लगता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होता है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो स्टूडेंट्स, जो कॉमेट्स होते हैं, जैसे हमारे अर्थ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है सन को, ठीक उसी प्रकार से कॉमेट्स भी सन को एक बहुत ही बड़े इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, इनका जो ऑर्बिट होता है बहुत ही बड़ा होता है, तो बहुत बड़े इलिप्टिकल ऑर्बिट पे सन का ही चक्कर लगाते हैं, सन को ही रिवॉल्व करते हैं। व्हेन कॉमेट्स कम नियर द सन दे स्टार्ट टू ग्लो। जब ये कॉमेट्स सन के नज़दीक आते हैं तो क्या होता है, ये ग्लो करने लगते हैं, ये चमकने लगते हैं। ओके, कॉमेट्स टेक ईयर्स टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट्स। सो जो कॉमेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, चूँकि इनका जो ऑर्बिट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से इनको एक चक्कर, सन का एक चक्कर लगाने में, एक रिवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, वर्षों लग जाते हैं। देयरफॉर वी सी देम ओनली आफ्टर मेनी ईयर्स। इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हम इनको कई वर्षों के बाद देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर नंबर 1.11, यहाँ पे एक ये जो फिगर दिया हुआ है ये क्या है, एक्चुअल में ये हेली कॉमेट है। ओके, हेलीज कॉमेट जिसको हम कहते हैं। हेलीज कॉमेट इज नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेले। ओके, सो इसका नाम जो है स्टूडेंट्स, एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था एडमंड हेले, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ओके, इट कंप्लीट्स अ रिवोल्यूशन अराउंड सन इन 76 ईयर्स। और ये जो हेली कॉमेट है स्टूडेंट्स, यह सन का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, 76 वर्ष में, 76 ईयर्स में सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ओके, आवर यूनिवर्स इज़ अ वंडरफुल प्लेस। हमारा जो यूनिवर्स है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही वंडरफुल प्लेस है। वी नो वेरी लिटिल अबाउट इट्स डिस्टेंट मेंबर्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे यूनिवर्स में बहुत ही सारे कई प्रकार के हेवनली बॉडीज हैं, है ना, बहुत ही सारे मेंबर्स हैं यूनिवर्स के। सो हम उनके बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ओके, हमारे पास बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। Each year साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू फैक्ट्स अबाउट द यूनिवर्स। सो हर एक साल साइंटिस्ट जो हैं स्टूडेंट्स, वो नए नए फैक्ट्स, नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, विच हेल्प अस अंडरस्टैंड इट बेटर, जो हमें यूनिवर्स को और आसानी से समझने में मदद करता है। ओके, सो ये होता है, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ आई होप कि ये सारी बातें, जो भी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ी, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कुछ थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट, इनको याद रख लेना है, जो आपको आने वाली क्लासेस में हेल्प करेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।